नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो ग्लोब मास्टर। भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे। इन हवाओं से तो बारूद की बू आती है, इन फिजाओं में तो मर जाएंगे सारे बच्चे। बारूद की बू सीरिया में भी है, आज से नहीं बरसों से। सांस लेती बच्ची की तस्वीरें बरसों पहले काफी वायरल हुई थी। आंखों में खौफ, होठों पर मायूसी टपक रही थी और हाथ आत्मसमर्पण बयां कर रहे थे। मानो ये सब साझा तौर पर कह रहे हो कि गोली मत चलाना, मुझे मारना मत। बच्ची की ये तस्वीर तुर्की के एक फोटोग्राफर ने ली थी। बच्ची की उम्र महज 4 बरस की थी और नाम हादिया। जब तुर्की के फोटोग्राफर ओस्मान सोगिली सीरिया तुर्की सीमा पर फोटोशूट कर रहे थे तो ये बच्ची अपनी मां के साथ थी। ओस्मान जब इस तस्वीर लेने के लिए कैमरे में लेंस लगा रहे थे तो बच्ची ने समझा कि वो बंदूक तैयार कर रहे हैं। तस्वीर में हादिया मानो इस हाव भाव से आ गई कि उसे बंदूक के बैरल से देखा जा रहा हो। ये तस्वीर बयां करती है कि एक देश की नई पीढ़ी में बच्चों में बसे खौफ को, भय जो 4 साल के मासूम में भी घर कर गया है। लेकिन एक देश की हालत ऐसे कैसे हुई? आज आपको बताते हैं कहानी बशर अल असद की, सीरिया का वो तानसा जिसे एक वक्त में आईएसआईएस भी नहीं हरा पाया। लेकिन फिर क्या हुआ ऐसा, उसकी सालों की तानाशाही 2 हफ्ते के भीतर ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये सब कैसे हुआ, ग्लोब मास्टर में जानते हैं कहानी सीरिया के सिविल वॉर की। कांस्य युग के समय मेसोपोटामिया में कमाल की चीजें हो रही थीं, खासकर इसके दक्षिणी हिस्से में जिसे आमतौर पर बेबीलोन कहा जाता है। ईसा से करीब 2400 साल पहले धन दौलत से भरपूर सुमेरियन सभ्यता फली फूली। 1918 से पहले सीरिया ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। वर्तमान दौर में सीरिया के नक्शे पर गौर करें तो इसके पूरब में इराक, दक्षिण में जॉर्डन और इजराइल, पश्चिम में लेबनान और उत्तर में तुर्की देश है। प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य को हराने के बाद जो यूरोपियन देश इस वॉर को जीते थे वो यहाँ कब्जा कर लेते हैं और इन इलाकों को आपस में बांट लेते हैं। सीरिया का ये रीजन फ्रांस के हिस्से में आता है। 1918 से लेकर 1946 तक यहाँ फ्रांस का राज चलता है। यहाँ के लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, कई लड़ाइयां होती हैं, जिसके बाद 1946 में फ्रांस से सीरिया को आजादी मिलती है। लेकिन आजाद होते ही समस्याएं शुरू हो जाती हैं। सीरिया में अलग अलग धर्म और संप्रदाय में मानने वाले लोग रहते हैं। 2014 के डेटा के अनुसार यहाँ पर 74% सुन्नी इस्लाम में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं, करीब 16% शिया इस्लाम में मानते हैं, जबकि 10% के आसपास अन्य अल्पसंख्यक समुदाय हैं। इन 16% शिया मुस्लिम में करीब 12% एलेवाइट्स है। एलेवाइट्स एक और धार्मिक पंथ है। सीरिया मिडिल ईस्ट के भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है जिसका क्षेत्रफल 71,480 वर्ग मील है। सीरिया की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और कृषि, व्यापार, खनन और विनिर्माण पर आधारित है। यहाँ की फसलों में कपास, अनाज, फल, तंबाकू और पशुधन शामिल हैं। अरब और कुद्रस ये एक धार्मिक संरचना है, लेकिन जातीय आधार पर सीरिया में दो मुख्य समूह हैं, अरब और कुर्द। अरब लगभग 90% हैं और कुर्द लगभग 10% हैं। जब सीरिया आजाद हुआ तो सुन्नी अरबों के पास सत्ता थी और उन्होंने बाकी लोगों को सत्ता नहीं दी। उसी समय एक राजनीतिक दल लोकप्रिय हुआ, अरब राष्ट्रवादी बाथ। यह एक धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दल था। छात्र, अल्पसंख्यक और सैन्य अधिकारी इसकी ओर आकर्षित हुए। आजादी के शुरुआती 10 से 15 सालों में कई घटनाएं घटी, जैसे 1948 का अरब इजराइल युद्ध, जिसमें सीरिया ने भी हिस्सा लिया। 1958 में मिस्र और सीरिया एक राजनीतिक संघ में शामिल हुए और दोनों ने मिलकर एक नया देश, संयुक्त अरब गणराज्य का गठन किया। सीरिया में कई सैन्य तख्तापलट हुए हैं, 1961, 1962, 1963 में। लेकिन मार्च 1963 के सैन्य तख्तापलट के बाद सेना को बाथ पार्टी के समर्थकों से सत्ता मिल गई। राजनीतिक दल के भीतर एक आंतरिक सत्ता संघर्ष हुआ और नवंबर 1970 में जनरल हाफिज अल असद ने सत्ता हथिया ली। सीरिया में शुरू हुआ असद युग। हाफिज अल असद
सीरियाई एयरफोर्स के चीफ थे। सेना में उनकी अच्छी पकड़ थी। इसी का फायदा उठाते हुए 13 नवंबर 1970 को हाफिज असद ने तब की सरकार को गिराकर तख्ता पलट करते हुए खुद को सीरिया का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर दिया। हालांकि तब लोगों को उम्मीद नहीं थी कि हाफिज ज्यादा दिनों तक तानाशाह रह पाएंगे। उसकी वजह यह थी कि सीरिया शुरू से सुन्नियों की आबादी वाला देश रहा है। हाफिज असद शिया थे, इसलिए तख्ता पलट करने के बाद से ही हाफिज असद ने सुन्नियों को कुचलना शुरू कर दिया। लेकिन फौज पर मजबूत पकड़ होने की वजह से उनकी सत्ता बनी रही। करीब 30 साल तक सीरिया पर हुकूमत करने के बाद साल 2000 में हाफिज अल असद की मौत हो गई। उनके बाद उनके बेटे बशीर अल असद बतौर राष्ट्रपति सीरिया की गद्दी पर बैठ गए। बाप बेटे ने मिलकर विपक्ष खत्म कर दिया था। सीरियाई संविधान में बदलाव। बशर को राष्ट्रपति बनाने के लिए सीरियाई संविधान में बदलाव किया गया। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की आयु कम से कम 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन उसे घटाकर 34 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि उस समय बशर 34 वर्ष के थे। उनके पिता सीरिया को एक राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के रूप में चलाते थे। ऐसी व्यवस्था थी जिसमें हर स्नातक को सरकारी नौकरी, मुफ्त सेवाएं और सस्ते भोजन की गारंटी मिलती थी। लेकिन बशर ने सीरिया को बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये सेवाएं समाप्त होती जा रही थी, बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, लोग अभी भी तानाशाही में रह रहे थे। लेकिन साल 2000 के बाद ये चीजें धीरे धीरे खत्म होने लगीं और फिर 2006 में सीरिया में एक भयानक आपदा आई। सीरिया में सूखा इतना भयंकर था कि यह 4 साल तक चला। इन 4 सालों में सीरिया की 60% जमीन रेगिस्तान में तब्दील हो गई और 80% से ज्यादा मवेशी मारे गए। इसके बाद सीरिया में बड़े पैमाने पर रेगिस्तानीकरण देखा गया। खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ गई थीं। ज्यादातर खाद्यान्न विदेशों से आयात करना पड़ता था। मुद्रास्फीति बढ़ गई थी। इसके अलावा सीरिया में तेल भंडार भी खत्म होने लगे और तेल की कीमतें गिरने लगीं। जब लोगों का जीना मुश्किल हो गया तो बशर अल असद के खिलाफ गुस्सा बढ़ता गया। पनपता आक्रोश और अरब स्प्रिंग। 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनीशिया में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। ट्यूनीशिया के एक छोटे से कस्बे में मोहम्मद बौजीजी नाम का एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जी की दुकान लगाए खड़ा था। पुलिस ने उसकी दुकान छीन ली क्योंकि उसके पास दुकान लगाने का परमिट नहीं था। इसकी शिकायत करने के लिए वह प्रांतीय सरकारी भवन में गवर्नर के पास गया, लेकिन गवर्नर ने उससे मिलने से इनकार कर दिया। इसके बाद मोहम्मद बौजीजी ने सड़क पर खुद को आग लगा ली। इससे उनकी मौत हो गई, लेकिन उनके आसपास के लोगों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। यह वीडियो इतना वायरल हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच गया। लोग सड़कों पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन करने लगे और विरोध प्रदर्शन इतना बढ़ता गया कि 1 महीने के अंदर ही ट्यूनीशिया के तानाशाह बेन अली की सरकार गिर गई। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति जैन अल अब्दीन बिन अली देश छोड़कर चले गए हैं और सेना ने सत्ता संभाल ली। तानाशाही के खिलाफ लोगों की ताकत देखकर पड़ोसी देश मिस्र के लोग भी काफी प्रभावित हुए। राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन 25 जनवरी 2011 को शुरू हुए थे और 11 फरवरी को उन्हें इस्तीफा भी देना पड़ा। आग तेजी से फैलने लगी। लीबिया में एक तानाशाह था, मुअम्मर गद्दाफी। उसके खिलाफ भी प्रदर्शन होते देखे गए। लोग सड़कों पर उतर आए। अक्टूबर 2011 को गद्दाफी एक कुएं में मिले जहां उन्हें छिपाया गया था और उनकी हत्या कर दी गई। पूरे क्षेत्र में फैला प्रदर्शन और होता गया नेतृत्व परिवर्तन। ट्यूनीशिया में 10 वर्ष पहले शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन पूरे क्षेत्र में फैल गया। इन सभी देशों में विरोध प्रदर्शनों के पीछे एक ही कारण थे: बिगड़ती आर्थिक स्थिति, बढ़ता राजनीतिक भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई। इसी दौरान फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उदय भी देखा गया। इन प्लेटफॉर्म्स की मदद से लोगों को अपना गुस्सा निकालने का एक जरिया मिल गया। पुलिस की बर्बरता और भ्रष्टाचार के वायरल वीडियो चारों ओर फैल गए और सभी को एहसास होने लगा कि हमारे देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। सभी राजा महाराजा अच्छे मूड में हैं और आम आदमी के लिए मुश्किल होती जा रही है। बच्चों पर जुल्म के बाद लोगों ने किया प्रदर्शन। अरब स्प्रिंग का असर सीरिया पर भी पड़ा। विरोध प्रदर्शनों के शुरुआती दिनों में बशर अल असद ने कहा था कि सीरिया में इस तरह के विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकते, सीरिया इससे अछूता है। लेकिन 6 मार्च 2011 में एक बच्चे ने दीवार पर एक नारा लिखा था, इजाक एल्डोर, मतलब अब तुम्हारी बारी है डॉक्टर। यहाँ डॉक्टर से इशारा बशर अल असद की तरफ था। उस समय अरब स्प्रिंग चल रही थी। अरब देशों के कई तानाशाहों की सरकार जा रही थी। इसी कड़ी में बशर अल असद के खिलाफ भी प्रोटेस्ट शुरू हुए। असद ने लोगों पर गोलियां चलवाई। प्रदर्शन और भड़क उठे। देश सिविल वॉर की भेंट चढ़ गया। इन बच्चों को खुफिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जेल में डालकर उन पर अत्याचार किए गए। अगले दिन हजारों लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सीरियाई सेना शहर में पहुंचती है और गोलियां चलाती है।
4 लोग मारे जाते हैं। उनके अंतिम संस्कारों में और भी ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं। 23 मार्च को 15 प्रदर्शनकारी मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। डेरा में पानी, बिजली और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिए गए। विरोध प्रदर्शन बढ़ते देख अंतिम संस्कारों पर भी रोक लगा दी गई। 30 मार्च 2011 को असद ने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने इन विरोध प्रदर्शनों को विदेशी समर्थित साजिश बताया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गए और दमन भी। 22 अप्रैल को लाखों लोग सड़कों पर उतर आए और मानवाधिकार समूह ने दावा किया कि 100 से ज्यादा लोग मारे गए। 25 अप्रैल तक हालात ऐसे हो गए थे कि असद ने डेरा में टैंक भेज दिए थे। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस विद्रोह में पहली बार सेना के टैंकों का इस्तेमाल किया गया था। इस समय अलग अलग जगहों से खबरें आ रही थीं कि सीरियाई सेना के कई सैनिक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर रहे थे। सेना के भीतर विद्रोह शुरू हो गया था, इसलिए सीरियाई सेना ने अपने ही सैनिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। फ्री सीरियन आर्मी की बुनियाद जुलाई महीने तक सेना के भीतर से इतने सैनिक विद्रोह कर चुके थे कि उन्होंने दल बदल कर एक अलग सेना बना ली, फ्री सीरियन आर्मी। इन सभी प्रदर्शनकारियों और फ्री सीरियन आर्मी का एक ही लक्ष्य था, देश को इस तानाशाह से आजाद कराना। कुछ ही महीनों में फ्री सीरियन आर्मी देश के कई हिस्सों से असद की सेना को खदेड़ने में कामयाब हो गई। अलेप्पो और रक्का जैसे शहर फ्री सीरियन आर्मी के कब्जे में आ गए। सीरियन आर्मी ने विरोध प्रदर्शन करने वाले विद्रोहियों के साथ मिलकर सीरियन नेशनल कोएलिशन बनाया। उन्होंने खुद को सीरिया की निर्वासित सरकार घोषित कर दिया, यानी वे ही सीरिया की सरकार हैं। अमेरिका, तुर्की, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों ने इसे मान्यता दी। इन विद्रोहियों को इतना जनसमर्थन प्राप्त था कि अगस्त 2012 में सीरियाई प्रधानमंत्री रियाद हिजाब भी दल बदलकर विद्रोहियों में शामिल हो गए। धीरे धीरे गृह युद्ध एक सांप्रदायिक संघर्ष का रूप लेता जा रहा था। 2011 में जब विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो वे गैर सांप्रदायिक थे। वे किसी धर्म या समुदाय के विरुद्ध नहीं थे। विरोध प्रदर्शन केवल असद और असद की सरकार के विरुद्ध थे, क्योंकि असद एक अल्पसंख्यक समुदाय से थे और उन्होंने सरकार में अपने समुदाय के लोगों को ज्यादा जगह दी थी। देश की अधिकांश आबादी सुन्नी मुसलमानों की थी। धीरे धीरे यह युद्ध सुन्नी मुसलमानों और अन्य सीरियाई अल्पसंख्यकों के बीच युद्ध बन गया। ये तनाव इतना गहरा गया कि दूसरे देश सीरिया में दखल देने लगे। तुर्की, कतर और सऊदी अरब जैसे देश सीरिया के विद्रोहियों का समर्थन करने लगे। यहां तक कि फिलिस्तीन में हमास समूह ने भी असद का साथ छोड़कर विद्रोहियों का समर्थन करना शुरू कर दिया। असद के साथ क्या गलत हुआ? 5 दिसंबर को जैसे ही अलेप्पो के बाद हमा का पतन हुआ, असद ने सेवारत सैनिकों के लिए 50% वेतन वृद्धि की घोषणा की ताकि एचटीएस द्वारा उन्हें देश छोड़ने के आह्वान का मुकाबला किया जा सके। विद्रोहियों का कहना है कि हम सीरियाई लोगों के सामने अपने कैदियों की रिहाई और उनकी जंजीरों को खोलने की खबर का जश्न मना रहे हैं। हम सिरनाया जेल में अन्याय के युग की समाप्ति की घोषणा करते हैं। देश से भागने पर मजबूर हुए राष्ट्रपति 2024 में एसएए ने रूस और ईरान पर उतना ही भरोसा करना जारी रखा जितना उसने 2015 में किया था। भले ही इन देशों के साथ असद के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हों और मॉस्को यूरोप में तनावग्रस्त हो गया हो और ईरान लेबनान में दबाव में हो, सीरिया में सुन्नियों को सपोर्ट करना चाहते थे। ये देख ईरान भी कूद पड़ता है, लेकिन असद के विरोधियों का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि असद सरकार को बचाने के लिए, क्योंकि ईरान शियाओं का सबसे बड़ा देश है। उधर रूस को इस इलाके में एक दोस्त चाहिए था। पुतिन को असद के रूप में एक दोस्त नजर आया तो रूस भी असद का ढाल बनकर सामने आ गया। 8 दिसंबर को बशर अल असद सीरिया पर 20 साल हुकूमत करने के बाद बड़ी खामोशी से दमिश्क से एक प्लेन में बैठते हैं और चुपचाप मॉस्को में उतर जाते हैं। सीरिया से भारत के करीबी संबंध। बता दें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वक्त से ही सीरिया और भारत के करीबी संबंध रहे हैं। बीते साल दिसंबर में असद की सत्ता जाने के बाद वहां के हालात स्थिर नहीं हो पाए हैं। शारा ने बीते दिनों देश के संविधान के ड्राफ्ट को बनाने के लिए एक 7 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी। इससे लेकर भारत ने औपचारिक तौर पर कहा था कि सीरिया में संविधान बनाए जाने में सबका हित है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।